हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 का थर्ड चैप्टर जो है हमें संसद क्यों चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में। कल हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्षता। आई होप आप लोगों को उसके नोट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने उनको नोट किया होगा। तो हमारा चैप्टर पार्लियामेंट, इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित है। ठीक है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। इसमें हम अच्छे से जानेंगे कि लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए, लोग और उनके प्रतिनिधि, उनकी जो भागीदारी होती है उसके बारे में ये चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। In modern politics and history, a parliament is a legislative body of government. Generally, a modern parliament has their functions representing the electorate, making laws and overseeing the government, हियरिंग एंड इंक्वायरीज। 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। ईवीएम के इस्तेमाल से 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, यानी कि जो पहले जो मतपत्र होते थे वो पेड़ों को काटकर ही कागज़ बनाया जाता था। तो ईवीएम मशीन से एक ये लाभ हुआ कि पेड़ों की जो कटाई है वो कम हुई। और ये नोट है, इसको नोट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। उन्होंने डिमांड किया, मतलब मांग किया कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। बजट पर चर्चा, प्रश्न पूछना इत्यादि। ठीक है। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्याख्या को मंजूरी दे दी। यह नाम की ही थी बस। ठीक है, जो मंजूरी दी थी वो सिर्फ नाम की ही थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। वयस्क मताधिकार मतलब देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। लोग और उनके प्रतिनिधि, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है या बिंदु होता है। सहमति मतलब लोगों की हिस्सेदारी। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, यानी कि इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही जो समूह है वो सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि के इस समूह को संसद कहा जाता है, यानी कि जो जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि हैं उन्हीं के जो ग्रुप बनता है उसको ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है संसद की भूमिका। लोकतंत्र का सिद्धांत भागीदारी पर काम करता है। भागीदारी मतलब जब लोगों की सहमति होगी वे अपने प्रतिनिधि को संसद भेजेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में संसद की भूमिका। तो संसद में 3 है, मैंने बताया, जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका का चुनाव कानून करना, यानी कि नीतियों को लागू करना। ठीक है। 543 निर्वाचित सदस्य
होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 545 सदस्य होते हैं। भारत का पीएम जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। बहुमत यानी कि बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 272 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। इसका गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि द्वारा होता है। बहुमत के लिए यानी कि बहुमत नहीं मिलता तो 2 पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाएंगी। ठीक है। इस तरह से बिहार में भी हो चुका है, गठबंधन की सरकार बनी है, और महाराष्ट्र में भी। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको देखिएगा। और इसमें आता है निम्न सदस्य। ठीक है। इसको अच्छे से जानेंगे आप लोग। पहले बुक में चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ही ये नोट बनाने हैं। अब आता है राज्यसभा। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव, विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप अच्छे समझेंगे। ये जो है लाइन डाइवर्ट होकर ऑप्शन दिया जाता है, सेंटेंस बन के आता है एग्ज़ाम में। आप अगर चाहें तो PYQ देख सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा, संशोधन। ठीक है। राज्यसभा के अंदर में, राज्यसभा में 233 जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 245 सदस्य होते हैं। अधिकाधिक 250 सदस्य यानी कि 250 सदस्य हो सकते हैं। स्थायी निकाय भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग। ये वाली लाइन है मैंने जो बताई है, विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जो है राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है। जरूरी यानी कि आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है सरकार को नियंत्रित करने में संसद की भूमिका क्या है, उसको देखेंगे। यहाँ पे है विपक्षी दल, यानी कि सरकार की नीतियों व कार्यक्रम की कमियों को सामने लाते हैं। जो विपक्षी दल होगा ऑब्वियसली जो हमारे सामने दुश्मन है, वो हमारे अंदर जो हमने जो रूल बनाए हैं, नीतियाँ बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं, जाहिर सी बात है वो उनमें कमियां निकालेंगे। ठीक है। तो वो कमियों को सामने लाते हैं। नेक्स्ट है वित्त। संसद वित्त के माध्यम से सरकार को नियंत्रित करेगी। यहाँ पे है उच्च सदस्य, 1/3 सदस्य यानी कि 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब है संसद के सब में सबसे पहले प्रश्नकाल मतलब कि सरकार के कार्यों की जो जानकारी है हासिल करते हैं कौन, संसद। ठीक है। ये जो भारत संसद की जो है भागीदारी है, यहाँ पर ये भारत की भी भागीदारी है और प्रश्नकाल भी है। विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की इसमें संसद में भागीदारी होती है। महिलाओं की सीटें इसमें 11% होती हैं। SC, ST और OBC, निम्न वर्ग और आदिवासी। ठीक है। ये सब काउंट होता है। केंद्र सरकार राज्य में प्रशासन की सुविधा के ख्याल से विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में बटा हुआ है। सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों को केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। यह सरकारी नीतियों के निर्माण में मंत्रियों की सहायता करता है। इसका कार्य वित्तीय उपलब्धता, मानव शक्ति उपलब्धता आदि का व्यापक व विस्तृत परीक्षण करता है।
केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख जो है वो कैबिनेट मंत्री होता है। इसकी सहायतार्थ राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं, यानी कि इनकी हेल्प के लिए। केंद्रीय सचिवालय के जो दो मुख्य इमारतें हैं, एक है साउथ ब्लॉक और सेकंड है नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में है प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, और नॉर्थ ब्लॉक में है आपका वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इन दोनों का जो निर्माण है वो 1930 में हुआ है। यहाँ पे आपको जो डाटा है ये अच्छे से नोट करना है। ये स्टेट पीसीएस में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है जो था हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोग नोट बना रहे होंगे और बुक में चैप्टर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए और नोट बनाते रहिए। कहीं भी आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो आप लोगों का यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे कल होगा हमारा ज्योग्राफी का, जो 7th क्लास की ज्योग्राफी है उसको हम करेंगे कल। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।